नमस्कार दोस्तों, आई एम पूर्णिमा फ्रॉम फर्टिलिटी दोस्त एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन द सेशन। तो आज अभी हम एक और सेशन लेके आपके साथ आए हैं एंड इन दिस सेशन वील डिस्कस अबाउट मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इससे पहले हमने बात की कि मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द डायग्नोस्टिक थिंग्स। अब हम बात करेंगे व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट्स फॉर मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज। मेल इनफर्टिलिटी की बातों को हम यूजली इग्नोर कर देते हैं या वी ट्राई टू अवॉइड डिस्कसिंग देम इन ऑनलाइन और वी कैन से दैट सोशल मीडिया। लेकिन आज हम बात करेंगे। सो इफ यू हैव एनी इश्यूज, एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी, प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। हम बातें करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स की। इश्यूज हैं लेकिन उनको हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसके लिए लेट्स कॉल आवर डॉक्टर टू द मेन स्क्रीन एंड स्टार्ट विद द सेशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिलेड दिस, सो सॉरी फॉर द डिले व्यूअर्स। एंड फॉर दिस स्पेशल सेशन, थैंक यू यूएनएस, थैंक यू फॉर अरेंजिंग सच एक्सपर्टाइज फॉर अस, थैंक यू सो मच। नमस्कार डॉक्टर खुशबू एंड वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। Thank you for having me here. So viewers, today we have Dr. Khushbu Anand with us. She's fertility expert and laparoscopic surgeon. तो आज अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी या ऐसे इन्वेसिव सर्जरी से रिलेटेड, देन प्लीज आप उनको भी जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। शी इज फ्रॉम मिलेनियम आईवीएफ पूर्णिया एंड डॉक्टर खुशबू के साथ हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे फॉर मेल इनफर्टिलिटी। सो वेलकम डॉक्टर खुशबू। एंड हमें पता है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, बट सामने आते हैं तो बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो व्हाट आर दोज कॉमन ट्रीटमेंट्स? इनफर्टिलिटी यूजुअली फीमेल इश्यूज बोला जाता है, लेकिन जब मेल इनफर्टिलिटी की बात आती है तो यूजुअली मेन जो होते हैं इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो उन्हें थोड़ा डाइजेस्ट करने में ये मुश्किल होता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ ही है, बाकी तो सारे पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिर्फ उनके साथ ही, तो जनरली वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। वैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए बहुत है। या तो हो सकता है सीमेन पैरामीटर्स किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हम लोगों को कम दिख रहे हैं, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर किसी कारण से टेस्टिस में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इन दोनों के कॉज को देखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं हो रहा तब तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि हम डायरेक्टली टेस्टिस से या फिर एपिडिडर्मिस से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर लें और उसका यूज करें हम वाइफ में प्रेगनेंसी कराने के लिए। और इन केस अगर वो ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है कि स्पर्म्स बन तो रहे हैं बट वो ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, उस केस में हम वेजोस्टोमी या फिर सर्जिकली उस ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं ताकि स्पर्म्स जो है वो बाहर आए और फिर उसको यूज किया जा सके, या तो आईयूआई में या फिर आईवीएफ में या इक्सी में। और इन तीनों पैरामीटर्स में ये डिपेंड करता है कि स्पर्म का नंबर जो है वो कितना है, कि आईयूआई जो है 10 मिलियन से ऊपर होगा तो ही आईयूआई के लिए हमें जाना है। अगर 1 से 10 मिलियन तक है तो हमें आईवीएफ ट्राई करना चाहिए, और अगर 1 मिलियन से भी कम आ रहा है तो ऐसे केसेस के लिए इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो वाले मेथड से जो है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन तो अगर स्पर्म्स पैरामीटर कम है, उनका नंबर कम है, मोटिलिटी कम है, तो उनके लिए इक्सी रियली रेवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट। राइट, सो वी कैन वी कैन से कि ऑप्शंस या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं बहुत सारे, ज़रूरत है तो सही डायग्नोस्टिक की। डॉक्टर खुशबू, यूजली लोग कहते हैं कि एक सिंपल एनालिसिस, सिंपल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बट इस टेस्ट को भी करने के बहुत तरीके हैं। कई बार लोग अक्सर कहते हैं हम घर से सैंपल ले जाते हैं और किसी ऐसे ही छोटी लैब से कर लिया, तो व्हाट यू सजेस्ट कि टेस्ट करवाने के क्या पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से ये टेस्ट एक अच्छी लैब से होना जरूरी है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लैब टू लैब वेरिएशंस भी होते हैं। आजकल कई ऐसी जगह पे जिन्होंने सिर्फ एक ड्रॉप सीमेन का लिया और उसमें टेस्ट करके वैल्यूज बता दिए, बट एक्चुअली इसके जो स्पर्म चेक करते हैं हम लोग, उसके कई गाइडलाइंस हैं।
WHO मैनुअल कहता है कि एटलीस्ट उसको 2 to 3 डेज के एब्स्टिनेंस में ही हमें चेक करना है। और यूजुअली अगर कोई हस्बैंड है जो कि स्पर्म सैंपल अगर वो लैब में नहीं दे पा रहा है तो घर में वो कलेक्ट तो कर सकता है, बट दैट सैंपल शुड रीच विद इन 1 आवर ऑफ इजैकुलेट। तो उसके बाद उसके सारे जो सारा सीमेन का वॉल्यूम है वो पूरा पूरा उस कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में इजैकुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बाहर स्पिलेज हो गया। दूसरी बात है कि उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। यूजुअली ये सारी गाइडलाइंस जो है हमें पेशेंट को पहले बताने होते हैं, क्योंकि वो उनको अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज की। तो वो अगर गलत तरीके से उसको करेंगे तो रीडिंग जो है वो फॉल्स आ जाएगी। दूसरी चीज है कि स्पर्म पैरामीटर वो जब चेक करा रहे हैं तो सिर्फ एक सैंपल से हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं कि ये उसका काउंट है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डे में भी जो मेन है वो लोग एजोस्पर्मिक हो सकते हैं, मे बी स्ट्रेस की वजह से या परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी उनके सीमेन पैरामीटर जो है वो कम हो सकते हैं। तो उनके लिए ये कि एक बार जो है आपने अगर 2 to 3 डेज के एब्स्टिनेंस में अगर दिया है तो उसके बाद वो फिक्स्ड नंबर्स फिक्स डेट एब्स्टिनेंस में ही वापस से उसको देना चाहिए, पैरामीटर सही आते हैं। बहुत प्रोलॉन्ग एब्स्टिनेंस भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि डेड सेल्स ज्यादा आ जाते हैं, तो ब्लीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं। और दूसरा जो लैब्स WHO गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उनको ही वहीं पर स्टैंडर्ड टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बाकी जगह पे वो लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंटर लैब वेरिएशन बहुत देखते हैं सीमेन पैरामीटर्स में। Right, understood. So that means कि selection of lab is really important. जब हम अक्सर बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले जरूरी है कि लैब आप सही चूज कीजिए। सो डॉक्टर खुशबू, वेरिएशन अगर रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, मान लीजिए कि एक बाहर से टेस्ट होकर आपके पास रिपोर्ट आई और एक आपने दोबारा से करवाई, तो यूजली ऐसे केसेस में आप किस तरीके से डील करते हैं? लाइक इट इज रियली डिफिकल्ट टू इंश्योर कि वो लोग दोबारा से टेस्ट करवाएं, और इज इट रियली सो कि आपके मेल सीमेन एनालिसिस के लिए जब हम जा रहे हैं तो एक ड्रास्टिक फॉल होना पॉसिबल है? क्या ये सच में है? बिकॉज फीमेल्स में यूजली वी से कि आपका AMH इतना जल्दी डाउन आ गया, बट व्हाट अबाउट द मेल्स? क्या काउंट मोटिलिटी में एक ड्रास्टिक फॉल आता है? डेफिनेटली आता है, क्योंकि जो आज अगर सपोज हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो 90 डेज पहले, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में 90 डेज लग जाते हैं, तो आज जो बाहर आया है वो 90 डेज पहले प्रोडक्शन उसका हुआ होगा। तो अगर कोई वैसा डे है जिसमें पर्टिकुलरली हस्बैंड ने बहुत हॉट टेम्परेचर में या फिर हीटिंग एनवायरनमेंट में, या उस दिन उन्होंने बहुत एक्सर्शन ले लिया है, बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या कोई भी रीजन से उस दिन अगर पर्टिकुलर डे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसके अगर हम 90 डेज के बाद चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फॉल्सली लो काउंट या फिर नील स्पर्म्स मिल सकते हैं। तो ये उनमें एक अननेसेसरी का टेंशन क्रिएट कर देगा कि ऐसे कैसे हो गया कि मुझे मेरे में बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इस चीज को मेरे जनरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ना वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको ये लोग स्टिग्मा से एसोसिएट करते हैं कि नहीं, किसी को डिक्लेयर नहीं करना है। तो ये चीजें हमें पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसिल करना होता है कि आज जो निकला है वो 90 डेज पहले प्रोडक्शन हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरे पास अगर बाहर से सीमेन रिपोर्ट आती भी है तो मैं लैब का एक्रेडिशन देखती हूँ कि वो लैब WHO से उन्होंने WHO पैरामीटर्स यूज किए भी हैं या नहीं, वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं सीमेन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ पूरे सीमेन में से एक ड्रॉप सीमेन को लेके टेस्ट कर लेने से हमारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। उसमें सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, फ्रक्टोज का काउंट कितना है, मोटिलिटी कितने % है, मॉर्फोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें रिपोर्ट देख के पता चल जाती है। फिर भी हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप एक बार जो है जहाँ पे प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उनके अंडर में, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अंडर में, या प्रॉपर सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट उनके अंडर में एक बार आप टेस्टिंग करो। यूजुअली पेशेंट के दिमाग में रहता है कि मैंने तो करा लिया है, दोबारा क्यों रिपीट करा रहे हैं। हमारा बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो बहुत डिफर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो वी कैन से दैट सबसे जरूरी पार्ट है आपका टेस्ट करवाना, सही जगह से करवाना, सही टाइम पर करवाना। Dr. Khushbu, you just mentioned about count, motility, and the third thing was morphology. Count और motility is very common. हम एक जर्नल से रिपोर्ट देख के कहते हैं अच्छा इतना है, इतना कम, इतना ज्यादा। बट व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजी? आप
We would really love to have few more equations related to this morphology. स्पर्म का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका हेड होता है, उसका मिड पीस होता है और उसका टेल होता है। यूजुअली उसके मॉर्फोलॉजी में कभी अगर जो स्पर्म का हेड है वो अगर राउंड है, जिसको हम ग्लोबोजोस्पर्मिया कहते हैं, तो ऐसा स्पर्म इवन तो वो नंबर्स में तो हमें सही दिखाएगा कि हाँ काउंट अच्छा है, 30 मिलियन है, 40 मिलियन है, बट अगर उसका हेड जो है वो राउंड है तो वो केपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। सिमिलरली अगर उसका टेल में प्रॉपर मोटिलिटी नहीं है तो वो भी आगे फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी नहीं कर पाएगा। अगर मिड पीस गायब है तो ऐसे स्पर्म को एनर्जी जो मिलती है वो मिड पीस से मिलती है, तो अगर उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी नहीं होगी। तो हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप में ही स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली देखना पड़ता है कि उसकी जो तीनों पार्ट्स हैं सब कुछ इंटैक्ट है या नहीं है। यूजुअली जो लैब्स में जो माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं वो लोग 10x पावर में देख लेते हैं कि हाँ काउंट ठीक है, लेकिन हमको उसको 40x में मतलब 40 टाइम्स मैग्नीफाई करके, कभी कभी 400 टाइम्स मैग्नीफाई करके तब हमें क्लियरली अंदर दिखता है कि उसका हेड ठीक है, उसके टेल में फॉरवर्ड मोटिलिटी है या नहीं है, उसका मिड पीस इंटैक्ट है कि नहीं। कभी कभी पिन हेड होते हैं, मतलब उसका हेड जो है बस वो पिन जैसा, जैसे हमारा पेपर पिन होता है उसकी तरह भी पिन हेड होता है, तो ऐसा स्पर्म भी काउंट में वो भले ही ठीक है बट वो केपेबल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। तो अगर हमने नॉर्मल लैब से कराई तो पेशेंट्स को लगता है कि मेरा तो काउंट मैडम 30 मिलियन आ रहा है, 40 मिलियन आ रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं, आपका मॉर्फोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, हेड राउंड है या पिन हेड साइज का है, तो इस वजह से वो जो ओवम के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस को सजेस्ट किया जाता है आईवीएफ या इक्सी के लिए, जो जनरली पेशेंट्स को अगर पसंद नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा काउंट अच्छा है, मेरा सो एंड सो फ्रेंड है, उसको तो 30 मिलियन ही था, उसको तो नॉर्मल हो गया, मेरे को 40 मिलियन में क्यों बोला जा रहा है इक्सी के लिए। तो ये सारी चीजें उनके मन में। सो वी कैन से कि आपके काउंट, आपकी मोटिलिटी और उसके साथ मॉर्फोलॉजी, ये तीन चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। डॉक्टर खुशबू, बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि अगर मेल इनफर्टिलिटी के कुछ इश्यूज हैं तो विद इन 3 months डॉक्टर बोलते हैं कि यस वी कैन रेक्टिफाई दिस, वी कैन डील विद इट। व्हाई दिस 3 months ऑफ टाइम, एंड इज इट रियली सो कि हम मेल इनफर्टिलिटी केसेस को इस 3 महीने के गैप में ठीक कर सकते हैं? 3 months इसलिए मैंने आपको बताया कि 90 days 3 months एग्जैक्टली 3 months स्पर्म प्रोडक्शन में लग जाते हैं। अगर हमने आज से चीजें रेक्टिफाई की, जैसे कि कुछ हमारे पास मेल्स आते हैं उनको हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि स्मोकिंग, ये सारे हैबिट्स उनमें हैं, तो अगर वो आज छोड़ते हैं कंप्लीटली वो सारे हैबिट्स को, तब उनका जो है स्पर्म रिकवरी होते होते 3 months लग जाता है। तो यूजुअली कहा जाता है कि 3 months का ट्रीटमेंट आपको लेना है। 3 months से पहले आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रिजल्ट में कोई ड्रामेटिक चेंजेस आएगा, क्योंकि यूजुअली पेशेंट जो है वो हर जगह इधर उधर उधर पूरे जगह पे ट्राई करते हैं। यूजुअली हम लोगों के पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं, उसके पहले स्पेशली मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे वो सबसे पहले, हमारी पॉपुलेशन 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल बैकग्राउंड से होती है, तो वहाँ पे वो लोग सबसे पहले अपने गांव के प्रैक्टिशनर से फिर उस तरह तरह के विटामिन, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, जड़ी बूटी सब कुछ ट्राई करके, और फिर जब सारे मेथड से उनको जब इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता तब वो फाइनली आते हैं कि नहीं अब हमको जो है वो आईवीएफ क्लिनिक में विजिट करना है। फिर वहां पे वो बिल्कुल दवाइयां लेना ही नहीं चाहते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि उनको जो पहले मेडिकेशंस चले होते हैं वो बिना टेस्ट के ही चले होते हैं। उनमें ये टेस्टिंग कराई ही नहीं जाती कि जो स्पर्म अगर डिफेक्टिव दिख रहे हैं, हमें काउंट कम दिख रहा है, तो वो ब्लॉकेज की वजह से है या डिफेक्टिव प्रोडक्शन की वजह से है। बिना इस टेस्ट के, बिना हार्ट के, बिना अल्ट्रासाउंड के उनको अननेसेसरी विटामिन से सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। फिर जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो रेडी नहीं होते, वो कहते हैं दवा तो हम बहुत सालों से खा चुके हैं। तो हमें उनको मैसेज करना पड़ता है कि आपने बिना एग्जैक्ट डायग्नोसिस के वो मेडिकेशन लिए हैं, अभी जो है हम लोग आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करेंगे और आपके कंडीशन के हिसाब से हम आपको मेडिसिन देंगे। और प्रोडक्शन में 3 months लगेगा। किसी किसी को जिनको हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म है उनको 4 to 6 months भी लग सकता है। कुछ लोगों को टैबलेट से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, कुछ लोगों को हमें हार्मोनल इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। अगर हार्मोन के
जो प्रोडक्शन है हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उनको 4 to 6 मंथ्स भी हमें हार्मोनल इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज है, सबके लिए अलग अलग है। और कभी आई थिंक ऐसा मत सोचिए कि उसको डॉक्टर ने इतने मेडिसिन एडवाइस किए, मुझे इतने, व्हाट कुड बी रीजन फॉर दैट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। डॉक्टर खुशबू, यूजली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे नील स्पर्म काउंट है, तो क्या ऐसी रिपोर्ट्स को देख के हमको सच में निराश होने की जरूरत है, और डू वी रियली हैव फ्यू सक्सेस स्टोरीज विद अस? नहीं, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं वही बता रही हूँ कि जैसे अगर एजियोस्पर्मिया आता है आज की रिपोर्ट में, WHO गाइडलाइन क्लियरली कहती है कि एक रिपोर्ट के बेसिस पे आप एजियोस्पर्मिक लेवल नहीं कर सकते। मिनिमम थ्री बार, मतलब जब सीमन पैरामीटर्स चेक किए गए तब अगर सक्सेसिवली 3 टाइम्स कंटिन्यूसली अगर हमें नील स्पर्म्स मिलते हैं तभी हम उसको लेबल करते हैं कि हाँ एजियोस्पर्मिया। स्टिल एजियोस्पर्मिया होने के बावजूद 70% केसेस में, मतलब अगर 100 पेशेंट्स को एजियोस्पर्मिया आ रहा है, नील स्पर्म आ रहा है, तो उसमें से 70 को हम या तो उनके टेस्टिस के अंदर से टीसा की मदद से या माइक्रो टीसी की मदद से 70% केसेस में उनके खुद के ही स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके और उनको उन्हीं का जेनेटिक बेबी देते हैं। यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे तो ये चीजें पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि नील आते ही लोग आते थे कि अब हमें डोनर सेलेक्ट करना है, इसको करना है, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आती थी कि नहीं आप ट्राई करो, आप इंजेक्शंस लो और आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। बट जैसे मैंने बताया कि वो लोग बाकी जगह से सारे मेडिकेशन ट्राई करके आते थे, तो यूजुअली वो काउंसिल ही नहीं हो पाते थे कि नहीं दवाइयों से भी या इंजेक्शन से भी बढ़ सकता है। खैर अब वो दिक्कत नहीं आती कि अब लगभग हर एरिया में जो है वो एजियोस्पर्मिक होने के बावजूद, क्योंकि अब कोई कहता है कि नहीं इंजेक्शन से इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ होता है, क्योंकि अब हर जगह ऐसे हमारे पेशेंट्स हो गए हैं हमारे एरिया में, पेरिफेरी में, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यूजुअली काफी लोगों में 70% में हम लोग उन्हीं के स्पर्म से आइदर टीसा की मदद से या माइक्रो टीसी की मदद से या फिर इंजेक्शंस की मदद से उनके स्पर्म पैरामीटर्स को बढ़ा के और उनको उन्हीं के जेनेटिक बेबी हम लोगों ने करवाए हैं। राइट। एंड डॉक्टर खुशबू, जैसे हमने अभी सुना कि जीरो स्पर्म काउंट को यस डेफिनेटली वी कैन ट्रीट, एंड देयर इज वन वेरी कॉमन इश्यूज दैट इज क्रॉपिंग अप आजकल, बहुत देखने में आया है, ईडी, जिसको कि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ऐसे केसेस के लिए आपके पास क्या एडवाइस है, या आपने कुछ केसेस ऐसे ट्रीट किए हो, तो हाउ यू सजेस्ट, लाइक यू शुड एडवाइज आवर व्यूअर्स के ऐसे केसेस में यूजुअली लोग सामने भी नहीं आते, बाकी तो आप रिपोर्ट देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ ना कुछ इश्यूज है, बट ये केस ऐसे हैं जहाँ पे खुद से कोई आकर डिस्कस करे तो तभी एज अ डॉक्टर यू कैन सजेस्ट और गाइड देम प्रॉपर्ली, सो व्हाट यू सजेस्ट फॉर सच केसेस? ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूजुअली मेल्स जो है वो बताना ही नहीं चाहते, इवन दो ट्रीटमेंट में काफी टाइम उनको हो जाता है, उनके रीडिंग्स भी सही आते हैं, बट बहुत ज्यादा उनको पूछना पड़ता है तब जाके कि आपको इंटरकोर्स के दौरान या कोई तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, तब जाके बहुत ज्यादा उनको बार बार, और जब वो सक्सेसफुली मंथ्स आफ्टर मंथ्स ट्रीटमेंट कराते हैं तब जाके वो रिवील करते हैं कि हाँ मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। अगर आप जैसे बहुत ही आजकल आईटी प्रोफेशनल्स में ये बहुत कॉमन हो गया है कि वो लैपटॉप को अपनी गोद में रख के लंबे समय तक काम करते हैं। दूसरा, अगर वो कुछ हीटेड एनवायरनमेंट में उस जगह पे काम कर रहे हैं तो उनको वो चीजें चेंज करनी चाहिए। डाइट अपना हेल्दी रखना होता है और एक्सरसाइज करना होता है। ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन कॉज है, और अब तो इंडिया में जैसे ओबेसिटी का एपिडेमिक हो गया है, तो उसके वेट लूज, जब हम लोग उनको वेट लूज का एडवाइस देते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर वो नहीं होती तो आजकल बहुत अच्छे मेडिकेशंस आ गए हैं जो कि इंटरकोर्स के 1 घंटे पहले एडवाइस किया जाता है, और वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, पर्टिकुलर जो रिप्रोडक्टिव एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, 1 घंटे पहले लेने से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनका ट्रीट हो जाता है। दूसरी चीज, वाइब्रेटर्स भी आते हैं, स्टिमुलेटर्स भी आते हैं, और साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी डेवलप हो जाता है।
और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि एक बार जब उन्हें पता चला, पहले वो बिल्कुल ठीक थे, बट जब उनको मालूम पड़ा कि स्पर्म पैरामीटर्स थोड़े डिफेक्टिव है, तो उनमें एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस डेवलप कर गई। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है। दूसरी बात है कि वाइफ को भी उसमें सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी कई फीमेल्स मैंने देखी है कि वो काफी ब्लेम करना शुरू कर देती है कि नहीं इसका जो है नहीं चेंज होता है या ये नहीं होता है। तो उससे साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट से भी उनको काफी लोगों को इस चीज में हेल्प मिलती है। तो वो आपस का एक तालमेल जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एंड एज यू सजेस्टेड कि ऐसे केसेस में काउंसलिंग ज़्यादा काम करती है रादर देन मेडिसिन और मेडिकेशंस। सो व्यूअर्स, यूजुअली हमने भी यही चीज़ देखी और नोटिस की कि आपको सच में बात करने की ज़रूरत है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक इशू है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अपना कम्युनिकेशन खुला रखिए, ओपन रखिए, बात कीजिए, एंड इफ यू रियली नीड काउंसलर्स हेल्प, then please let us know. We have specialized psychological counselor for this. Dr. Khushbu, थैंकफुली आप प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है बहुत अच्छी ये सब फैसिलिटी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कई लोग तो सिर्फ काउंसलिंग से ही सही हो जाते हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखा है कुछ सेशंस आप लोगों के साइकोलॉजी से बहुत इंप्रूवमेंट मिला, पेशेंट्स भी कहते हैं कि हाँ उनको फायदा मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर खुशबू, थैंक यू। एंड एक बहुत कॉमन चीज डॉक्टर खुशबू, यू यूजुअली हमारे पास केसेस आते हैं और इवन व्यूअर्स के भी व्यूज हैं इसमें। वेरिकोसील इज ऑन द राइज। आई डोंट नो वेदर अब हम खुल के बात कर रहे हैं इसके बारे में, पहले हम नहीं बताते थे, बट व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस rise in varicocele, and is it really possible to treat this? राइज इन वेरिकोसील तो नहीं हुआ है, मेल इनफर्टिलिटी डेफिनेटली हुआ है। प्रॉब्लम क्योंकि डायग्नोसिस ज्यादा हो रही है, तो हमें इसके बारे में पता जल्दी लगने लगा है। पहले डायग्नोसिस नहीं होती थी तो हमें नहीं मालूम पड़ता था कि वेरिकोसील जो है वो हो रहा है। इनफर्टिलिटी के भी जो इंसिडेंट्स है, मतलब मैं ये कहूंगी कि जो इंसिडेंट्स अब हमारे सामने आती है वो प्रोबेबली हम जो एक्स्ट्रा डायग्नोसिस करते हैं उसकी वजह से चीजें निकल के हमारे सामने आ रही हैं। थी ये सब प्रॉब्लम पहले भी थी। दूसरी चीज, वेरिकोसील एज सच डजंट नीड एनी ट्रीटमेंट। अगर स्पर्म पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील है, और अगर उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेल्स को, तब डेफिनेटली हमको उसको ट्रीट करना पड़ता है, वेरिकोसिलेक्टोमी से ट्रीट करते हैं। अदरवाइज ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अगर सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हैम्पर कर रहा है, उसकी वजह से जो स्पर्म है हमारे फॉल्सली कम दिख रहे हैं, तब हम उसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके किसी नोन को डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर इशू के लिए सर्जरी सजेस्ट की है तो दिस इज वैलिड फॉर यू आल्सो। Every individual is different, that's why diagnosis and treatment is also different. डॉक्टर खुशबू, कुछ ऐसा केस, कुछ ऐसी केस स्टडी जो कि मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो और आपने वो केस किया हो, तो आई वुड रियली लव कि आप उसको शेयर करें हमारे व्यूअर्स के सामने, बिकॉज मेल इनफर्टिलिटी के केसेस खुल के सामने नहीं आते, और अगर आते हैं तो शायद हम भी डिस्कस नहीं करते। तो प्लीज एनी सच केस स्टडी। कुछ तो एक ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, जैसे हमने उनको मेल इनफर्टिलिटी में सप्लीमेंट्स दिए, तो यूजुअली जैसे बोलते हैं ना कि मैन विल बी मैन, तो वो भूल जाते थे। मतलब वो जो कपल था, वो हस्बैंड यूजुअली 3-4-5 दिन अपने सप्लीमेंट्स लेना भूल जाता था। तो उसको 4-5 दिन के बाद वाइफ जब याद दिलाती थी कि आपने लिया नहीं सप्लीमेंट, तो वो 4-5 सप्लीमेंट्स एक ही दिन में ले लेता। तो उससे क्या हुआ कि मतलब अब एक ही साथ इतने सारे सप्लीमेंट लेने से उसे थोड़ा मस्कुलर वीकनेस, उसकी वजह से उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस हैम्पर होने लगा। तो उसका कंप्लेन था कि मुझे तो दवाइयों के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, पहले मुझे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आती थी, अब आने लगी। तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग के बाद, मतलब बहुत ज्यादा हमने डीपली उनको पूछा कि ऐसे आपको कैसे हो रहा है, तब उसने बताया कि 4-5 दिन का सप्लीमेंट वो एक ही दिन में ले जाए। तो फिर जब हमने इसको करेक्ट किया तब उनको एक रिस्पॉन्स आया। दूसरा एक ये था कि एक को हमने इंजेक्शंस दिए। तो यूजुअली
मैंने ये स्टार्ट किया था इंजेक्शन वगैरह देना, तो मुझे शुरू में काफी दिक्कत आती थी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मेल्स को भी वीकली, ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली इंजेक्शन लगते हैं जिससे कि उनके स्पर्म पैरामीटर्स बढ़ते हैं। तो यूजुअली मैं ऐसा कहूंगी कि 10 में से हार्डली कोई रेडी नहीं होता था, 1 या 2 लोग जो रेडी होते थे, तो उन लोगों ने कंसिस्टेंटली फिर 4 to 6 मंथ्स इंजेक्शन लिया और उनको फिर नेचुरली ही कंसीव हुआ। फिर तब जाके उन लोगों ने और कुछ लोगों को बताया, तब फिर अब लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। तो अब तो हमारे मतलब एक्सेप्टेंस हो गई है कि हाँ, मेल्स को भी वीक में 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं और उनसे उनके सीमेन पैरामीटर्स में ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर नहीं भी होता है तो टीसा की मदद से हम लोग उनके टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल के और उसका यूज कर लेते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट अब पॉपुलर हो रहे हैं, तो अब लोगों की एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। राइट। डॉक्टर खुशबू, यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट सप्लीमेंट्स। सो अगर बात करें तो हम यूजुअली देखते हैं कि हमने फीमेल को फॉलिक एसिड दी है, उसको 3 मंथ्स प्रायर प्लानिंग खाना है, कंसेप्शन के बाद भी खाना है, बट मेल्स में अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्स की एज सच कोई बात नहीं होती। यूजुअली ऐसा कह लें कि हम फोकस ही ज्यादा फीमेल पे करते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स व्हाइल ट्रीटिंग मेल इनफर्टिलिटी? सप्लीमेंट्स का डेफिनेटली रोल है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आजकल हमारे एनवायरनमेंट में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, पोल्यूशन की वजह से कह लीजिए, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कह लीजिए। तो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारी बॉडी के जो फ्रेजाइल सेल्स होते हैं, जैसे एग हो गया, स्पर्म हो गया, ये फ्रेजाइल सेल्स में आते हैं, मतलब बहुत वीक होते हैं ये सेल, तो उनको ये फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, एंटीऑक्सीडेंट जो भी फ्री रेडिकल्स को हटा देते हैं, तो जो हमारे जो स्पर्म है या फिर जो एग है उनका डैमेज कम होता है। तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो स्पर्म के नंबर को नहीं, लेकिन स्पर्म के फंक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स को भी यूजुअली 3 to 6 मंथ्स ही प्रिस्क्राइब करना है, उससे ज्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर, सारे नहीं, जैसे सेलेनियम हो गया या फिर पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन, ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जिनके स्टडीज में आए हैं कि प्रोलॉन्ग्ड यूसेज से उनमें रिमोट रिस्क ऑफ मतलब कुछ कैंसर्स के केसेस देखे गए हैं। तो 3 to 6 मंथ्स लेना है, उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि डेफिनेटली उनको कुछ हायर सप्लीमेंट्स या फिर हार्मोन्स इंजेक्शंस की जरूरत है। तो 3 to 6 मंथ्स डेफिनेटली स्पर्म फंक्शंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट मीन्स अगर डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको लेते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो वो कंटिन्यूअसली सोचते हैं उसे एंडलेसली लेना है, तो वो नहीं करना है। हर चीज की एक लिमिट सेट करनी है कि हाँ, इतने दिन ये चलेगा, इतने दिन ये चलेगा। Right, totally agree with that. So viewers, this is really very important fact और हम कहेंगे कि आप इसको समझें और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी समझाइए। जैसे कि डॉक्टर खुशबू ने बताया, yes, supplements are important, वो आपके लिए फायदा ही करेंगे, बट अगर आप उसको प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड से ज्यादा लेंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान करे। That's why we always suggest, please do follow the prescription prescribed by your doctor. आप अपने से खुद से लेने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टर खुशबू, ये सच में बहुत क्योंकि यूजुअली गूगल से सब देखते कि ये है वो है, तो प्रॉपर उनके लिए हो सकता है वो जरूरी नहीं हो, किसी और के लिए वो जरूरी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके डॉक्टर आपकी चीजों को देख के, आपके पैरामीटर्स को देख के और प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करें। बिल्कुल राइट। और सप्लीमेंट्स को ज्यादा भी मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको फायदा कर रहे हैं तो यूजुअली ऐसा हमारा मानना है कि चलो अच्छा लग रहा है, बॉडी एनर्जेटिक है, तो हम 3 से 4 महीने ले लेते हैं, बट प्लीज डोंट डू दिस। डॉक्टर खुशबू, यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट द थिंग टीसा। आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं जिसमें 0 स्पर्म काउंट है। लोगों को लगता है कि अगर रिपोर्ट में 0 स्पर्म काउंट आ गया, दैट मीन्स एंड ऑफ द जर्नी। बट अगर हम टीसा का यूज करें तो कितना % सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होता है? अगर हम 100 लोगों में टीसा करते हैं तो उसमें से 70% केसेस में हमें स्पर्म्स रिट्रीव हो जाते हैं। अब टीसा से भी एडवांस माइक्रो टीसी आते हैं, मतलब उसमें बेसिकली कैमरा लगा के और टेस्टिस के एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को खोल के
मतलब भगवान ने टेस्टिस को बहुत स्ट्रांग बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्लाइंड एस्पिरेशन करें तो हमें कुछ स्पर्म्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम एक एक ट्यूब्यूल्स को खोलेंगे और उसमें से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूजुअली माइक्रो टिश्यू प्रोसीजर में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इसमें डॉक्टर्स को भी बहुत पेशेंस रहना पड़ता है कि सारे ट्यूब्यूल्स को खोल खोल के चेक करना और उसमें से स्पर्म्स मिल जाते हैं। तो 70-80% केसेस में स्पर्म्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। हाँ, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली उनको लगता है कि अगर कुछ सर्जरी हो रही है, इसमें ये ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटा सा निक देते हैं टेस्टिस में और उसके बाद उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर से हम लोग स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 70-80% केसेस में स्पर्म्स रिट्रीव हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही 5-10% केसेस में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। बाकी उनमें जो है तब हम लोग चेक करते हैं, उनका कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं कि उनमें अगर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन होता है, तो उन पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। ओके, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, शायद ही मतलब 100 में से 1 होगा जिसमें ऐसा ये वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन वाला फैक्टर मिलेगा। बट यूजुअली 70-80% केसेस में उनको खुद के स्पर्म्स रिट्रीव हो जाते हैं। तो ये काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि नहीं कैसे मिलेगा, तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें अब ज्यादा, अब फिर भी लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, थैंकफुली जो इतने चैनल्स हैं, आप लोगों का चैनल है, तो उससे अवेयरनेस डेफिनेटली क्रिएट हुई है। तो अब एक्सेप्टेंस आ गया ट्रीटमेंट का, पहले नहीं था। तो पहले डायरेक्टली लोग डोनर पे शिफ्ट करते थे, बट अब जो है वो टीसा में, माइक्रो टीसी में लोग जाते हैं और उनको उनके ही स्पर्म से उनका खुद का जेनेटिक बेबी मिल जाता है। right. We can proudly say that yes, we are creating awareness, and thank you, Dr. Khushbu, for emphasizing on this part. Dr. Khushbu, फीमेल्स को हम यूजली हार्मोनल टेस्ट के लिए बोलते हैं, मेल्स को नहीं बोलते, बट आजकल हम मेल्स को भी कहते हैं कि यस, यू नीड टू डू सम हार्मोनल टेस्ट। तो व्हाट आर दोज इम्पोर्टेंट टेस्ट, ऐसे हार्मोनल टेस्ट जो एक मेल के लिए भी जरूरी है? डेफिनेटली हार्मोन्स जो है वो मेल और फीमेल में इक्वली काम करते हैं, दोनों में। तो जब हम फीमेल्स को करा रहे हैं तो मेल्स में भी हमें हार्मोन टेस्ट की डेफिनेटली जरूरत है। यूजुअली मेल्स में पहले तो सिर्फ सीमेन पैरामीटर ही हम चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मल आया तो उसमें और कोई हार्मोन टेस्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर सीमेन पैरामीटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हमें उनके सारे हार्मोन्स देखने पड़ते हैं। सीरम एफएसएच लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि टेस्टिकल्स जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उनमें प्रोडक्शन जो है स्पर्म्स का अब डिफेक्टिव होने लगेगा। थायराइड अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है तो भी वो स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ गया है, अगर किसी मेल्स में गायनेकोमास्टिया या फिर ईस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल्स के हार्मोन अगर मेल्स में अननेसेसरी बढ़ने लगेंगे तो ये स्पर्म प्रोडक्शन को बिल्कुल कम कर देंगे। तो डेफिनेटली थायराइड, ब्लड शुगर लेवल भी जरूरी है, सीरम एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मेल हार्मोन है, तो इसका अगर डिफेक्टिव प्रोडक्शन है तो वो भी हैम्पर करेगा सीमेन पैरामीटर्स को। तो ये सारे हार्मोन्स, अगर सीमेन पैरामीटर्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो हमको ये सारे हार्मोनल इवैल्यूएशन करना है। अब उसके फिर अल्ट्रासाउंड भी एक बार हम लोग ट्रांसलेटर्स टोटल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं। तो ब्लॉकेज की चीजें जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर होगी। तो एक हार्मोनल इवैल्यूएशन और अल्ट्रासोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ये दोनों ही जरूरी है एजिस्पर्मिया के कॉज को देखने के लिए। So Dr. Khushbu, I think this is a very valid point over here. हम usually hormones को relate करते हैं females के साथ, ultrasound scanning भी relate करते हैं females के साथ, and viewers, as Dr. Khushbu mentioned, males को भी जरूरत है hormonal test की, males को भी जरूरत है scan की। नेक्स्ट टाइम अगर आपके डॉक्टर आपसे ये बात कहें तो प्लीज डोंट हेजिटेट। हो सकता है यहीं पे कुछ इश्यूज, कुछ ऐसी चीजें आपके डॉक्टर को समझ आ जाए जो कहीं ना कहीं आपके पेरेंटहुड जर्नी को रोक रही है। सो डॉक्टर खुशबू, एनी पार्टिंग नोट फॉर आवर व्यूअर्स कि आप क्या सजेस्ट करेंगे मेल इनफर्टिलिटी से डील करने के लिए? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज तो जब सीमेन पैरामीटर की रिपोर्ट आती है तो उसको ये नहीं सोचे कि हाँ नाउ दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की आपको ये सोचना है कि आप अकेले नहीं हैं इसमें। लोगों में ये जो एक स्टडीज में पाया गया था कि लगभग 4 to 5% पॉपुलेशन जो है वो एजिस्पर्मिक है।
तो हमें सुनने में भले लगेगा कि 100 में से हार्डली 4 या 5 लोगों को एजियोस्पर्मिक आएगा, लेकिन हमारे इंडियन पॉपुलेशन अगर आप देखो कि अगर 100 में 3 या 4 लोगों को आ रहा है तो 1000 में इतना आएगा। करते करते अगर हम अपना जो 125 करोड़ की जो हमारा आबादी वाला देश है, उसमें हम देखेंगे कि लगभग 3 से 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एजियोस्पर्मिक हैं। हाँ, पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि somehow वो लोग इसको मैस्कुलिनिटी से रेगुलेट करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं। बट आई वुड लाइक टू क्लियर कि एजियोस्पर्मिक स्टेटस और मैस्कुलिनिटी को, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को आप रिलेट नहीं करें। ऐसा हो सकता है कि जो परफेक्टली, जिनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, उनके सीमेन पैरामीटर्स अबनॉर्मल आ सकते हैं, और अगर आपका एजियोस्पर्मिया आ भी रहा है तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप बात कीजिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और डेफिनेटली प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इवैल्यूएशन से जो है आपको आपकी का जेनेटिक बेबी जो है वो मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि कई सारे मेथड हैं, हम IUI ट्राई कर सकते हैं, ICSI ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इवन तो अगर सिर्फ सिंगल स्पर्म भी अगर हमें मिलता है तो सिंगल स्पर्म को भी हम ICSI में यूज करके एम्ब्रियो बना के और वाइफ में यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी कराने के लिए। तो निराश नहीं होना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की वाइफ को भी इसमें हस्बैंड को कॉपरेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि तेरी वजह से नहीं हो रहा, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। अगर फर्टिलिटी जर्नी है तो दोनों को साथ मिलकर इसमें चलना है। इसको कपल इशू है, कपल इशू ही बनाए, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना है कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, ये सब नहीं करना है। उससे क्या होगा कि कई वाइफ को मैंने देखा है जब वो ब्लेम गेम स्टार्ट करती हैं तो मेल्स जो है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे नहीं आते और वो शॉर्टकट डोनर डोनर IUI का ऑप्शन ले लेते हैं। तो वो चीज नहीं करना है, आप ठीक से ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर जगह से ट्रीटमेंट लीजिए, तो डेफिनेटली आपको आपके ही स्पर्म से बेबी जो है वो मिल जाएगा। और जैसे कि डॉक्टर खुशबू ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूर्णिया या उसके आसपास के एरिया से हैं और आपको लग रहा है कि आपको आज का सेशन देखने के बाद डॉक्टर खुशबू से मिलना जरूरी है, देन प्लीज डू विजिट हर। आप उनसे सजेशन लीजिए, आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, एंड वी बिलीव दैट शी इज द राइट पर्सन टू मूव अहेड with your journey. So thank you, Dr. Khushbu, for joining us today. Thank you for this informative session. आपने बहुत अच्छी चीजें व्यूअर्स को समझाई, एंड वी होप कि हम एक अवेयरनेस फैलाने में जरूर कामयाब रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू।